यानी है नेता और कर्मचारी जीते रहो, जनता का खून पीते रहो। नहीं, चलिए क्लास 10 केमिस्ट्री। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति में, मैथ में भी बहुत चीज़ पढ़ लिए हैं। ठीक है, पढ़ लिए है ना। आज हम लोग केमिस्ट्री का 5वां एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोण हम लोग क्या पढ़ रहे थे वो मैथ में बहुत सब हो गया था, आधा से ज़्यादा एक्सरसाइज मेरा हो गया था। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दिन प्रतिदिन जो है नए नए तत्वों का खोज होते गया। नहीं तो जब नए नए तत्व का खोज हो रहा था तो अब हमको अध्ययन करने में दिक्कत होने लगा कि कौन सा तत्व किस तत्व से समान गुण धर्म वाला होगा, इसकी जानकारी हमको रखनी चाहिए ना। इसके लिए हमको दिक्कत होने लगा, तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो है उसको जो है कोई जो है तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया, कोई देखो जाके परमाणु संख्या के क्रम में सजाया। नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक आए होंगे। अब हमको सबसे पहला चीज है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। अगर मान लो तुम देखते हो गांव घर में, अपने घरों में ही देखो, माँ क्या करती है, डिब्बा ढक्कन सब एक जगह रखती है, थाली कटोरी सब एक जगह रखती है, खाने पीने का चीज एक जगह रखती है ना, ताकि अगर निश्चित चीज कोई खोजना हो तो उस जगह पहुंच के वह ले सके। तुम देखो जैसे पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकालय में तुम्हारे स्कूल में जो पुस्तकालय है उसमें भी अगर सभी किताब अगर इधर उधर रख दिया जाए और कोई अगर पढ़ने के लिए पहुंच जाए तो क्या देखेंगे, किताब मिलेगा नहीं। तो वहाँ क्या होता है, तो एक उसमें रहता है कि भाई 9वां का किताब यहाँ रहेगा, 10वां का किताब यहाँ रहेगा, 11वां का किताब यहाँ रहेगा। इस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से किताब को रखा जाता है जिससे हमको निकालने में आसानी होती है। अगर 9वां का क्लास का किताब अगर यहाँ है तो 9वां का क्लास का किताब फिर हिंदी यहाँ पर रहेगा, केमिस्ट्री का यहाँ रहेगा, मैथमेटिक्स का यहाँ रहेगा, तब आसानी से जो है तुरंत जाएगा आदमी, निकाल के उस आदमी को पढ़ने के लिए दे देगा। यानी अध्ययन की सुविधा के लिए, तत्वों के अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों को यह आवश्यकता हुई कि हम उसको जो है समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक जगह रख लेंगे और किसी एक तत्व का अगर अध्ययन कर लेंगे तो उसके नीचे आने वाले जितने भी तत्व होंगे उसका गुण धर्म हम आसानी से जान जाएंगे। सभी तत्वों को अध्ययन की सुविधा, अध्ययन का जरूरत नहीं हुआ। इसलिए हमको जो है वैज्ञानिकों को भी तत्वों को वर्गीकरण का जरूरत यही कारण हो गया। समझ में आ गया? वर्गीकरण की आवश्यकता यही कारण हुई कि किसी भी तत्व के बारे में अगर जान जाएंगे तो उसके नीचे आने वाले, उस वर्ग में आने वाले जितने भी तत्व होंगे उसका अध्ययन हमको आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले आए हमारा लवांजे साहब। लवाजे साहब आए। कौन आए सबसे पहले? लवाजे साहब आए। तो लवाजे साहब ने क्या कह दिया कि तत्व जो है ना उसको 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को कह दिया उसने धातु और दूसरे ग्रुप को कह दिया अधातु। तुम जो है पढ़ चुके हो धातु क्या होता है, धातु आघात बद्ध होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक होता है। तो उसने जो है तत्वों को 2 ग्रुप में बांट दिया। तत्वों को उसने क्या किया, लवाजे ने तत्वों को 2 ग्रुप में बांट दिया। वो कहा कि एक ग्रुप का नाम दे दीजिए धातु और दूसरे ग्रुप का नाम दे दीजिए अधातु।
लेकिन इसमें जो है हमको उतना ही अभी तक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। बहुत से अधातु भी तुम देखे कि वह जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। ग्रेफाइट अधातु है ना, कार्बन के अपरूप है लेकिन विद्युत के सुचालक हो गए। तो अध्ययन की सुविधा के लिए लाभवांजे ने 2 ग्रुप तो बना दिया, लेकिन समस्या जो है क्या रहा, उसी तरह रह गया। समस्या तो मेरा सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। उसके बाद देखिए, बाद में जो है इसके बाद आया डॉबरेनियर साहब। कौन आया? डॉबरेनियर साहब आए। ठीक है। डॉबरेनियर ने क्या कहा कि इसने जो है ना तत्वों को किस क्रम में सजाया, तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाया। इसका जो पीरियोडिक टेबल को सजाया इसने, तो किस नियम पर सजाया? तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इसने सजा दिया। किसने? डॉबरेनियर ने। और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। इसने 3 तत्वों को एक साथ रखा। क्या रखा? डॉबरेनियर ने जो बनाया अपना, इस दिया डॉबरेनियर का त्रियक नियम, या त्रियक नियम दिया इसने। कौन सा नियम दिया? त्रियक नियम दिया। इसने जो है ना 3 तत्वों को एक साथ रखा। जैसे देखो, लिथियम और सोडियम और पोटासियम की। तो इसमें देखिए, इसका भार कितना है? 7। इसका कितना है? 23। इसका कितना है? 39। तो डॉबरेनियर ने कहा कि देखो भाई लाभवांजे साहब, आप जो यह धातु अधातु के क्रम में सजा दिए, इससे समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, हम सजाते हैं। देखिए हम सजाते हैं, कैसे सजाते हैं देखिएगा। तो ये अपने त्रियक नियम दिया। तो त्रियक नियम के क्रम में इसने क्या किया? देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटासियम को हम एक साथ लेंगे। 3 तत्वों को एक साथ लिया। अब बढ़ते क्रम में सजा रहा है। देखो, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है। तो डॉबरेनियर ने जो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया, तो उसने क्या कहा कि अगर बगल वाला दोनों तत्व का जब तुम औसत निकालोगे, अगर आप औसत निकालिएगा, इसका औसत क्या होता है? बगल वाला दोनों तत्व का, यानी 7 + 39। इसमें जो 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे, तो यह 46 हो गया। 46/2 बराबर क्या हुआ? 23। तो डॉबरेनियर ने 3 ग्रुप तैयार किया। 3 ग्रुप तैयार किया। पहला देखिए है हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो उसका कहना था कि यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाते हैं और 3 का ग्रुप लेते हैं, तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार जो होगा वह बगल वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। क्या बोला? 3 तत्व को अगर एक साथ लेते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो होगा वह बगल वाले दोनों तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। यह किसने बताया? डॉबरेनियर साहब ने। ठीक है। अब देखिए, इसके समय में हमारा मात्र जो है प्रकृति में 56 तत्व मौजूद था। कितना तत्व था? 56। तो इसने 56 तत्व को न सजाया होगा। सीधा बात है, 56 तत्व को सजाया था। इसका दूसरा जो है उसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम कितना होता है? 40। इसका कितना होता है? 87.5 और इसका है 139। तो देखो, इसका कहता औसत निकालिए। तो इसका अगर औसत तुम निकालोगे तो यह 40 + 139, 137 है। 137/2 करो, 7 हो गया।
4 3 7 हो गया और 1 हो गया, इसको भाग दीजिए, 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10। तो इसका कहना था कि बगल वाले देखिए, अगर बीच वाले तत्वों का अगर आप निकालिएगा परमाणु भार, तो बगल वाले को दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा। तो सही में आ रहा था। तो फिर कहा कि भाई आप दूसरा वैज्ञानिक तो बैठा होगा ना, कहा कि अच्छा दूसरा निकालिए, दूसरा ग्रुप आपका टेस्ट कर लेते हैं। तो यह दूसरा ग्रुप का दिया, ही त्रियक नियम का दूसरा ग्रुप दिया, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया। इसने क्या देखा, इसका भार कितना आया 88.5, इसका कितना है 87. एक घट गया ना। तो देखो यहाँ पर गलती होना शुरू हो गया, एक्यूरेट तो नहीं आया, लगभग आया। फिर और तीसरा इसने लिया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से लिया, उसमें भी इसका गलती हो गया। तो एवं प्रकार से डॉबरेनियर ने जो भी बढ़ते हुए क्रम में लिया तत्वों को त्रियक नियम में, यह केवल जो है हल्के तत्व पर ही लागू हुआ, भारी तत्वों पर यह लागू नहीं हो सका। उसमें उस समय कितने तत्व थे 56। तो डॉबरेनियर साहब ने जो अपना नियम दिया, वह जो है नियम इसका 20 तत्व तक ही जो है, यह जो है नहीं, डॉबरेनियर का यह ट्रिक जो है इसी तक सीमित रह गया, इसके आगे उसका नियम पालन नहीं हो सका। ठीक है, खत्म हो गया डॉबरेनियर का ट्रिक खत्म हो गया। समझ गए कि यह जो है बनाया कितने तत्व थे, 56 कितने तत्व थे उस समय, दिया है नहीं दिया नहीं। देखिए ये कोई यह मिस कर गया, यह जो है इसमें 56 तत्व है या नहीं है, यह किताब में नहीं दिया है। ठीक है, तो गलती कर दिए, यहाँ 56 तत्व इसमें हम दे दिए। यह जो है न्यूलैंड का, जब न्यूलैंड साहब आए उस समय 56 तत्व थे, इसके नियम के बारे में दिया नहीं है। लेकिन इसका जो है ना, यह बहुत कम ही तत्वों के साथ जो है यह लागू हो सका। और इसका जो है इसके बाद देखिए, जब इसका समय खत्म आ गया, तब आ गया न्यूलैंड। कौन आ गया, न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो इसने दिया, डॉबरेनियर साहब का भी जो है वह गलती हो गया। उसके बाद समय आ गया किसका, न्यूलैंड साहब का। तो यह देखो, यह संगीत का प्रेमी आदमी है भाई। जिस तरह संगीत का स्वर क्या होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसने सुरों के आधार पर तत्वों को बढ़ते क्रम में सजा दिया। जैसे देखिए, सा रे गा मा पा दा नी, और उसके बाद फिर सा यहाँ गया। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, अब फिर उसी तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसने जो है इसने जो अपने उपस्थित 56 को जो तत्व थे, उसको भी इसने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजा दिया। सबसे पहले देखिए कौन सा तत्व था, हाइड्रोजन। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अतः फ्लोरीन। फिर रे करिए, रे गा मा पा धा नी। तो फिर देखिए फ्लोरीन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। रहने दीजिए। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय में कितने तत्व थे भाई, 56। यानी इसने 56 को ही तत्व को न सजाया होगा,
किसके क्रम में? परमाणु भार के क्रम में सजाया। अभी तक जितने भी आ रहे हैं, अभी आपको हम बताए लफवाजे, डॉबरेनियर और तीसरे नंबर हमें आ गया न्यूलैंड। तो सबों ने बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया, डॉबरेनियर ने भी बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब लफवांजे ने क्या किया? लफवांजे ने केवल धातु धातु को बढ़ दिया। उसको क्या काम था कि भार क्या है नहीं है, यह तो देखा नहीं होगा उसने। उसने कहा ये धातु अलग, अधातु इधर आ जा, धातु इधर आ जाओ, धातु इधर, ऐसे ना बढ़ दिया उसने। लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वह भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था। यह संगीत का प्रेमी आदमी था। इसने कहा कि जिस तरह संगीत का 8वां स्वर पहले वाले तत्व के पहले वाले स्वर के समान होता है, उसी प्रकार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजा दिया जाए तो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुण के समान होगा। इसने यही कहा, होगा नहीं। तो हम जो है उसके समय में इसने जो चलाया होगा, बनाया होगा, तो यह इस तरह से इसने कर दिया नहीं। यानी हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का गुणधर्म किसके समान होगा? फ्लोरीन के तरह का होगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। अब फ्लोरीन का फ्लोरीन 8 है। अब फ्लोरीन नियन आ गया बीच में। हाँ, तो इसमें देखो यह कहता है कि इस हाइड्रोजन का गुण धर्म जो है ना वह फ्लोरीन से मिलेगा। या आप कहीं से स्टार्ट किए, अगर लिथियम से आप अगर स्टार्ट करिएगा तो फिर देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8, यानी इन दोनों का गुण धर्म जो है समान होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ से फिर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका गुण धर्म समान होगा। फिर कहता अगर इससे स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यह गुण धर्म के समान आएगा। इसने यही कहा, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, अब वहां से 8वां तत्व गिन लीजिए, जो होगा उसका गुण धर्म जो है उसके जस्ट पहले वाले तत्व के गुण धर्म के समान होगा। ठीक है, इसने यही कहा। कैसे होगा? तो उसने कहा कि जिस तरह संगीत का 8वां स्वर पहले वाले स्वर के समान होता है, जिस तरह सा रे गा मा पा दा नी असा, तो सा 8वां स्वर देखिए यहाँ आ गया, पहले वाले स्वर के समान। तो उसने भी परमाणु भार के क्रम में जितने सारे तत्वों को सजाया तो 8वां तत्व जो है उसके गुणधर्म वाला आ गया। इसने यह कह दिया। ठीक है, लेकिन कालांतर में यानी जब समय बीतते गया तब क्या चीज का निर्माण होने लगा? नए तत्वों की खोज हो गई। यानी जिस समय न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम की रचना की उस समय अक्रिय गैस नहीं था। तो अक्रिय गैस का नाम तुम जानते हो? कौन कौन? हीलियम, नियन, नेता और कर्मचारी जीते रहो। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन। यानी है नेता और कर्मचारी जीते रहो, जनता का खून पीते रहो। नहीं, है से हो गया हीलियम, नेता से हो गया नियन, और से हो गया आर्गन, कर्मचारी से हो गया क्रिप्टन, रेडन। ठीक है, तो है नेता और कर्मचारी जीते रहो, जनता का खून पीते रहो। तो यानी न्यूलैंड साहब ने जिस समय अपने आवर्त सारणी का निर्माण किया उस समय जो है ये चीज नहीं था, यानी अक्रिय गैस नहीं था। अक्रिय गैस को कौन कौन नाम से हम जानते हैं? इसको नोबल गैस, नोबल गैस कहेंगे तो यही कहेंगे। और अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस इसका नाम है उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस।
सो करो से हर्षी का युवा निष्क्रिय गैस भी कहो, निम्न सक्रिय, हाँ? सक्रिय, हाँ, निष्क्रिय कह दो, हाँ। नोबल कह दो, अक्रिय कह, माने शून्य संयोजकता वाले तत्व, हाँ। शून्य शून्य संयोजकता वाले तत्व, संयोजकता वाले तत्व नहीं, इसका एक ग्रुप अलग है, इतने सारे नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, केवल हीलियम को छोड़कर सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूलैंड साहब ने जिस समय अपने आवर्त सारणी का निर्माण किया, उस समय मेरा जो है यह निष्क्रिय गैस, शून्य संयोजकता वाला गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस ये नहीं था, और उसका अब आविष्कार हो गया। तो वह तो अपना स्थान खोजेगा। तो हाइड्रोजन के बाद दूसरा तत्व कौन है? हीलियम। इसका परमाणु संख्या कितना गया? 2। द्रव्यमान कितना गया? 4। तो हाइड्रोजन का एक एक द्रव्यमान और परमाणु संख्या है। और देखिए इसका अभी लिथियम का 7 है, इसके बीच में घुसेगा ना हीलियम, 4 वाला, इसके बीच में हीलियम का स्थान आ जाएगा ना, हीलियम आ गया ना। तो जब हीलियम का स्थान इसके बीच में आ गया, तो अब सारे गामा पादा निशा जो न्यूलैंड साहब ने कहा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 के बाद या फिर हीलियम नियन। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, या क्या है 8वां ये, और फिर 9वां फ्लोरीन, और तब फिर कौन आ गया? इसके बीच में नियन। नियन यानी देखिए इस जगह जो है इसका स्थान जो है क्या कर रहा है? हट रहा है। यानी अब जो है उसका स्थान 8वां तत्व नहीं लेके 9वां तत्व ले रहा है। उसने तो कहा दिया संगीत का 8वां स्वर जो होगा वही फिर पहला वाला तत्व के तरह गुणधर्म का होगा, इसने दिया बता दिया। लेकिन जब अक्रिय गैस का निर्माण आ गया तो क्या हुआ कि तत्वों का 9वां तत्व जो है, तत्वों को जब बढ़ते क्रम में सजा दिया तो 9वां जो तत्व है वह पहले वाले तत्व के गुणधर्म के समान मिलता था। तो एवं प्रकार से न्यूलैंड का अष्टक नियम गलत साबित होने लगा। नहीं, यानी इसका दोष के बारे में अगर तुमको पूछ दे कि न्यूलैंड साहब का दोष क्या था, तो तुम पहले विशेषता में बता दोगे कि न्यूलैंड साहब ने जो है अपने आवर्त सारणी का निर्माण किया तो उस समय मात्र 56 तत्व थे। वह जो है संगीत का प्रेमी था, तो संगीत के में जिस तरह स्वर का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, उसी तरह उसने जब अपने बढ़ते हुए परमाणु भार के तत्वों को जब सजाया तो उसका कहना था कि 8वां तत्व किसी भी तत्व से स्टार्ट करने पर 8वां जो तत्व होगा वह पहले तत्व के एक समान गुणधर्म वाला होगा। लेकिन यह तो बताया उसने, न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम को दिया। लेकिन अब आ गया उसका दोष। दोष में क्या दिया दोगे? यह जो है जिस समय न्यूलैंड साहब ने अपने अष्टक नियम को दिया उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब बाद में वह जब आ गया तो 8वां तत्व पहले वाले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं मिला, और अब कौन मिल गया? 9वां तत्व। तो यही हो गया पहला उसका दोष। नहीं, दूसरा दोष क्या हो गया कि यह जो है ना न्यूलैंड ने अपने जो 56 तत्व को सजाया वह जो है मात्र जो है हल्के तत्वों पर ही लागू हुआ, यानी 1 से 20 तक में ही लागू हुआ, ज्यादा में उसका न्यूलैंड का नियम जो है लागू नहीं हो सका। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यह 2 डिमेरिट हम बता दिए। नए तत्व आ जाने से 9वां तत्व जो है मिल रहा है, और दूसरा क्या बता दिए? हल्के नियम पर, हल्के तत्वों के पर ही लागू हुआ, ज्यादा भारी वाला तत्वों पे यह नियम लागू नहीं हो सका, इसलिए इसको फिर त्यागना पड़ रहा है। अब देखिए आ गया कौन? मेंडलीफ। कौन आ गया?
हाँ, दामित्री इवानोविच मेंडलीफ। यह जो है कहाँ का था? रूस का था। मेंडलीफ, टोगोलस्क, साइबेरिया के टोगोलस्क। मेंडलीफ, इसका पूरा नाम क्या हुआ? दामित्री इवानोविच मेंडलीफ। इसने 1869 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1869। इतना ईस्वी में यह जो है देश को समर्पित कर दिया कि हम जो है अपना जो है एगो आवर्त सारणी बना दिए। तो बना दिए तो कितना तत्व था उसके समय में भाई? तो कहता है 63 गो तत्व था। कितना तत्व था? 63 तत्व था मात्र। न्यूलैंड साहब के समय में 56, आ गया फिर 63। तो 63 से के बाद कितना? 56। 63 के पहले कितना? 56। तो वही ना तुम्हारा अक्रिय गैस वहां आ गया, यानी अक्रिय गैस की खोज हो गई ना उसके बाद। यानी मेंडलीफ के समय में तो हो गया है, इसका मतलब नहीं। अब देखो मेंडलीफ साहब कहा कि देखो तुम लोगों से भाई नहीं हो सकेगा, अब जो है ना ये पीरियोडिक टेबल को हम ही को सजाना होगा। तो कहा कि ठीक है सजाइए भाई। तो देश को इतना ईस्वी में इसने अपना बना के जो है दे दिया। ठीक है। अब है कि इसने जो सबसे पहले सजाया उसका आवर्त सारणी जो इसने सजाया वो किस पर आधारित था? वह था परमाणु भार पर। क्या चीज पर था? परमाणु भार। परमाणु भार के बढ़ते क्रम, परमाणु भार के बढ़ते क्रम था, घटते क्रम नहीं, बढ़ते क्रम में सजाया था इसने ना। ठीक है। 63 तत्व था। अब इसने जो सजाया तो यह क्या क्या लाया भाई? इसका विशेषता तो कुछ होगा ना, तो इसका विशेषता हम पढ़ेंगे। विशेषताएं देखिए, विशेषताएं इसका जो इसने बनाया इसका क्या क्या विशेषता था? तो सबसे पहले इसने वर्ग और उपवर्ग को बता दिया। किसके बताया? कौन? वर्ग एवं उपवर्ग। उपवर्ग को बताया, दूसरा आवर्त बताया, वर्ग को बताया, उसके बाद वर्ग के भीतर में उपवर्ग को भी बता दिया। दूसरा इसने आवर्त का पहली बार इसका उपयोग किया ही, आवर्त का। अब आवर्त क्या है, वर्ग क्या है? जब ऐसे खड़ा रहेगा तो कहता है यह वर्ग है, जब सो जाएगा तो वर्ग रहेगा होगा, और जब ऐसे रहेगा तो आवर्त, तो क्या रहेगा? आवर्त रहेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तुमको एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले वर्ग आवर्त की खोज सबसे पहले किसने की? मेंडलीफ साहब ने। तो उदग्र रेखा को क्या कहेंगे? वर्ग। असुतल रेखा, क्षैतिज रेखा को आवर्त कहेंगे। खड़ा हो जाएंगे वर्ग, और सो जाएंगे तो आवर्त। समझ में आ गया? चलिए, यह चीज तो समझ में आ गया। उसके बाद और विशेषता क्या था भाई इसका? उपयोगिता दिया विशेषता में। यह बोल दिया, क्या बोल दिया? यह जो अपना सजाया ना, यह जो अपना आवर्त सारणी बनाया, इसने बीच बीच में खाली स्थान भी छोड़ दिया था ना। इसने बीच बीच में, तुम देखो किताब, बीच बीच में जो है उसने खाली स्थान छोड़ दिया। और उसने क्या कहा कि बाद में भविष्य में जो है ना कुछ नए तत्व का खोज होगा, और जब खोजा जाएगा तो इसी स्थान पर आएगा। माना आगे चलकर नए तत्व की खोज होगी और उसका स्थान खाली छोड़ दिया। देखो ये तो दिव्य दृष्टि वाला आदमी है, ये भविष्य वक्ता आदमी है, ये तो भविष्य जान रहा है। इसने क्या कहा? नहीं आएगा, ये जो फलवा जगह हम छोड़ दिया है ना, तो इसका मतलब है कि भविष्य में जो है ना नया तत्व का खोज होगा ना, देखना यहीं पर आएगा। और आया भी,
कौन कौन आया? एक्का बोरॉन। एक्का बोरॉन, एक्का बोरॉन। बोरॉन। और दूसरा है एक्का एल्युमिनियम। एक एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। और एक्का सिलिकॉन। और एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन। देखो यह जो छोड़ा था ना जगह, उसके जगह भी कहा था कि भविष्य में आगे चलकर जो है नए नए तत्व आएंगे और उसका स्थान देखना यहीं पर होगा। और सही में जो है उस नए तत्व का जब खोज हुआ ना, तो एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन का स्थान जो है खाली था, उसी जगह पे उसका स्थान दे दिया गया। स्कैडियम, जर्मेनियम और गैलियम। ठीक है, इसी को क्या कह दिया, इसको बाद में एक्टा बोरॉन किसको कहते हैं? स्कैडियम। स्कैडियम, स्कैडियम, स्कैडियम। उसके बाद एल्युमिनियम का नाम जर्मेनियम। जर्मेनियम, जर्मेनियम। जी। जर्मेनियम। उसके बाद गैलियम। गैलियम, गैलियम। देखिए स्कैडियम, जर्मेनियम, गैलियम। यही एक्का बोरॉन को ही कह दिया स्कैडियम, एक्का एल्युमिनियम को कह दिया जर्मेनियम, और एक्का सिलिकॉन को कह दिया गैलियम। हम तुमको बताए थे यम यम जिसके अंत में है वो सब धातु है। देखो ये सब धातु है ना, स्कैडियम, जर्मेनियम, गैलियम धातु है, तो सब में यम यम लगल है। सोडियम, मैग्नीशियम सब में यम है, तो सब धातु है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि मेंडलीफ साहब तो बहुत दिमागी आदमी है भाई, हैं? पहले ही बता दिया, अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया, वहाँ खाली जगह छोड़ दिया और बाद में सही भी हो गया न। तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में भी सजाया था इसने। तो चलिए यह सब हो गया इसका क्या विशेषता। अब इसके दोष के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में मेंडलीफ के आवर्त सारणी के क्या दोष थे? हाइड्रोजन का स्थान। हाँ, अब दोष के बारे में कहता है इसने जो है ना H2 का स्थान, H2 का स्थान के बारे में इसे कुछ नहीं बताया। इसका क्या, इसके पहले भी जो है जो आया वो भी क्लियर नहीं कर सका। न्यूलैंड साहब रहे कि डॉबरेनियर साहब रहे, किसी ने हाइड्रोजन के स्थान के बारे में अभी तक किसी ने नहीं कहा। और यहाँ तक ये मेंडलीफ साहब क्या कहेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले साहब ने परमाणु भार के परमाणु संख्या के क्रम में सजाया, उसमें भी विवाद का कारण बना हुआ है। यानी हाइड्रोजन का स्थान या धातु है कि अधातु है, यह निर्णय हुआ ही नहीं है। यह इससे हो गया आवारा तत्व। क्या हो गया, इसको नाम हो दिया आवारा तत्व। यह क्या हो जाएगा, कभी धातु कभी अधातु हो जाएगा, इसका स्थान जो है निश्चित नहीं है। इसने दूसरा, इसने समस्थानिकों के बारे में कुछ नहीं कहा। यह जो है समस्थानिक, समस्थानिक के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। इसको कहना चाहिए समस्थानिक के बारे में, तो इसने कुछ नहीं कहा समस्थानिक के बारे में। ठीक है। और मेंडलीफ साहब ने अपने ही नियम का विरोध कर दिया। अब देखिए मेंडलीफ साहब ने कैसे विरोध कर दिया भाई, तो बढ़ते क्रम में तो इसने सजाया था, लेकिन कहीं गलती कर बैठा। यानी तीसरा क्या हो गया, ये क्या दे दिया हम, अपने नियम का विरोध। अपने नियम का विरोध, अपने नियम का विरोध, अपने नियम का विरोध कर दिया। किताब देखिए, देखिए पोटासियम कहाँ है, और उसके बाद जो है और आर्गन कहाँ है, आर्गन और पोटासियम देखिए। किसका, आर्गन का है 40, पोटासियम का 39। अब पोटासियम है 39। तो किसको रहना चाहिए पहले, पोटासियम। पोटासियम को रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर पहले आर्गन आ गया। तो अपने ही नियमों का विरोध कर दिया। तब देखिए इसका देखो परमाणु संख्या तो देख लो, आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 40.9। परमाणु संख्या रे, हीलियम, नियन,
आर्गन, हीलियम नियन आर्गन 18, इसका 18 हो गया। इसका पोटासियम का पोटासियम का देखो 19, देखो इस तरह से सजाता तो सही था। देखो यह आ गया, अगर बढ़ते क्रम में परमाणु संख्या के क्रम में सजाता तो 18 ये होना चाहिए, 19 ये होना चाहिए। अगर उसने सजाया तो पहले इसको आना चाहिए, 39 वाले को पहले ना आना चाहिए, तब 40 वाला आना चाहिए, लेकिन नहीं 40 वाला पहले आ गया। तुम देखो तब बाद में नीचे में पोटासियम है ना। तो अपने ही नियम का विरोध कर दिया। इसको जब पूछा गया कि ऐसे क्यों किए तो कहता है इधर ठीक है। क्या कह दिया? ठीक है, यानी उसको उसने जो सजाया उस पर वो अमल नहीं किया। इसका मतलब जब तुम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजा रहे हो तो हीलियम या पोटासियम का स्थान ऊपर करो और आर्गन का स्थान नीचे करो। लेकिन उसने क्या किया? आर्गन पहले आ गया, पोटासियम बाद में आ गया। तो अपने ही नियमों का विरोध किया। जब पूछा इसको तो कहा कि नहीं ठीक है। तो इसका मतलब वो अपने नियम के अनुसार सजाया, सब जगह लागू नहीं हो सका। तो बाद में जो है इसका भी जो है ना पतन हो गया, इसका भी पतन हो गया, मेंडलीव साहब का भी पतन हो गया। तो अब कौन आएगा? अब आएगा मोसले साहब। समझ में आ गया? तुमको क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आवर्त और वर्ग का उपयोग किसने किया? मेंडलीफ ने। इसके समय में यह भी क्वेश्चन आएगा, इसके समय में वर्ग कितना था, आवर्त कितना था? वर्ग 7, आवर्त 8। आवर्त क्या गो है? आवर्त 7 है, वर्ग 8 है। समझ में आ गया? 7 आवर्त है ना, अभी भी वही ना है। तो मेंडलीफ साहब ने सबसे पहले आवर्त के बारे में और उसके बाद वर्ग के बारे में, वर्ग के भीतर में उपवर्ग को भी बताया। नहीं, उपवर्ग, एक वर्ग में 2-3 उपवर्ग बना दिया, उसमें सबको घुसा घुसा के तत्वों को रखा जो समान गुणधर वाला होगा जो ना। ये सब नहीं है, यह सब तो बहुत आगे आया, मोसले के रीजन में आया। उसका देखो 63 को तत्वों को सजेबे किया है हुआ, तो उसका ना देखेगा तुम। हाँ, इसमें भी तो वही है, लैंथेनाइड्स और फिर एक्टिनाइड्स। इसका मतलब हुआ उसका भी निर्माण हो गया था। चलिए ठीक है। तो यह क्वेश्चन आएगा कि मेंडलीव के समय में आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। अब पूछ देगा अभी जो है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। ऐसे भी पूछ सकता है। अभी वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी, वर्तमान का मतलब क्या? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने जो बनाया, मोंजले या मोसले। तो मोसले साहब ने अपना जो आवर्त सारणी बनाया उसमें वर्ग की संख्या कितनी है? 18। जबकि मेंडलीव के समय में 8, क्योंकि 63 को तत्व को सजाना था ना, तो इसने 8 में सबको सजा दिया। लेकिन इसका मतलब है कि मेंडलीव साहब बहुत दिमागी आदमी हैं और अपने सजाया तो स्थानों बीच बीच में छोड़ दिया कि नया तत्व का खोज होगा यहीं आएगा, और आया भी काफी हद तक। इसका मतलब यह बहुत दिमागी आदमी है ना। हाँ, पागल घोषित नहीं होगा। इसको हम अच्छा कैटेगरी में रखेंगे। और वो जो है न्यूलैंड और डॉबरेनर और उलेफंजे, यह सब उस ग्रेड का नहीं है जो ग्रेड का यह है। ठीक है, तो काफी हद तक बहुत बड़ा योगदान दिया विज्ञान के, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे हम मेंडल साहब, अभी पढ़ा रहे हैं मेंडलीव, उसमें आप पढ़ाएंगे तुमको मेंडल, डार्विन के बारे में, मेंडल साहब। ठीक है, अब देखिए तब मेंडलीव साहब का समय चला गया भाई। अभी जो है कितने तत्व हैं वर्तमान में? तत्वों की संख्या कितनी है 118। वर्तमान में? तत्वों की संख्या कितनी है 118। किताब में 111 दिया है। ठीक है, 118 जानिए। इसने सबसे कौन आया? मोसले साहब या मोसले, मोसले साहब। मोसले साहब ने क्या बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी बनाया।
क्या बनाया? आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी को बना दिया इसने, आधुनिक आवर्त सारणी। इसका जो आधुनिक आवर्त सारणी था किस चीज पर आधारित था? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या पर आधारित था। इसके पहले और जिसने जो बनाया उसका क्या चीज पे लागू था? परमाणु भार पे लागू था न। इस सबको छोड़ दिया, ये कहा नहीं इस सबको हम नहीं मानेंगे, हम अपना बनाएंगे, अपना बनाएंगे। तो इसने परमाणु भार के क्रम में तत्वों को सजा दिया, परमाणु संख्या के क्रम में, परमाणु बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजा दिया। मेंडलीफ साहब ने क्या कहा? किसी भी तत्वों का एक तो चीज और लिख लीजिए, मेंडलीफ के बारे में, मेंडलीफ ने क्या कहा कि किसी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है? उनके परमाणु भौतिक और रासायनिक गुण उनके उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, तत्वों के परमाणु भार, तत्वों के परमाणु भार, परमाणु भार के आवर्त फलन न, आवर्त फलन होते हैं। माना किसी तत्वों का भौतिक और किसी भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है ना, वह तत्वों के परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। जबकि मोसले साहब जब आए तो उसने कहा किसी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके तत्वों के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तुमको आ जाएगा क्वेश्चन कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की दो विशेषताओं को लिखें, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दो दोषों के बारे में बतावें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोसले की आवर्त सारणी में क्या अंतर है इसके बारे में बतावें। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? ठीक है, तो मेंडलीफ के बारे में यह लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका परमाणु भार के क्रम में सजाया था, तो यही ना परिभाषा देगा किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह बताया। अब आ गया मोंसले साहब। मोंसले साहब जो है, हाँ मोंसले या मोसले यह भी लिखा, परमाणु संख्या पे आधारित है।